मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, ये पढ़ेंगे। तो मनी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, मनी क्या होता है। मनी का इस्तेमाल सामान को खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है, या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स करना हो या सर्विसेज करनी हो, कुछ सामान का या सर्विसेज का लेन देन करना हो, तो मनी उसमें हेल्प करता है। तो मनी जब नहीं था तब होता था बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज। तो पहले हम वहाँ से जानते हुए आते हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, पहले सामान कैसे लेन देन होता था, पहले लेन देन का प्रोसेस कैसे चलता था, और फिर उसमें क्या कमियां आई, मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तब हम मनी को जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है मीनिंग ऑफ बार्टर एक्सचेंज की। इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। इसका मतलब होता है जब हम सामान के बदले सामान लेते हैं, उसी को हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। मान लेते हैं कि जैसे आप कहीं पे पढ़ने जाते हैं, ठीक है, आप कहीं ट्यूशन लेते हैं, तो आप उस ट्यूशन की सर्विसेज के बदले आप कुछ सामान उनको ऑफर करते हैं, ठीक है। तो पैसे ना देकर सामान दिया जाए, उसी को हम बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। या मान लेते हैं दो लोग हैं, दो किसान हैं, एक के पास वीट है और एक के पास राइस है, दोनों को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक किसान ने बोला मैं आपको वीट दे देता हूँ, उसके बदले मुझे राइस दे दो। तो एक किसान ने क्या करा, कुछ क्वांटिटी ऑफ वीट देके कुछ क्वांटिटी ऑफ राइस ले लिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि भाई इसको राइस चाहिए ही हो या दूसरे वाले को वीट चाहिए ही हो, जब तक दोनों की सेम कोइंसिडेंस ऑफ वांट ना हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है बार्टर एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बार्टर सिस्टम तभी हो सकता है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो। जैसे मान लेते हैं आप क्लासेस लेने आते हैं और उसके बदले आप कुछ सामान ऑफर करते हैं, और मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये सामान तो ऑलरेडी है, मेरे इस सामान का कोई भी यूज़ नहीं है, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो क्या वो ट्रांजेक्शन होगी? नहीं होगी। लेकिन आप अगर कुछ ऐसी चीज़ ऑफर करते हैं जो मेरे काम की है, तभी मैं आपको अपनी सर्विसेज दे पाऊंगा, अदरवाइज वहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ऐसे ही उन दो किसान वाले केसेस में भी मैंने बताया कि अगर एक किसान को गेहूं नहीं चाहिए तो वो अपने चावल ऑफर नहीं करेगा, राइस नहीं देगा, ठीक है। तो वहां पर बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है। तो इसीलिए कुछ कमियां हैं हमारे बार्टर सिस्टम में कि क्या लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम में, मैं वो एक एक करके 4 लिमिटेशंस हैं समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का होना जरूरी है। अगर नहीं होगा, लैक हो गया, अगर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है तो बार्टर सिस्टम नहीं हो पाएगा। जैसे अगर एक ने कहा कि भाई मेरे पास पहले से ये सामान अवेलेबल है जो आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, तो मैं वो सामान नहीं ले सकता या मैं अपना सामान नहीं दे सकता, वहां पर एक्सचेंज रुक गया। तो वो ये एक सबसे बड़ी कमी थी बार्टर एक्सचेंज की। दूसरा पॉइंट, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जैसा कि एक किसान ने बोला मैं आपको 1 क्विंटल वीट देता हूँ, दूसरे किसान ने को बोला आप मुझे 1 क्विंटल अपने राइस दे दीजिए। तो उसने बोला नहीं, जो मेरे राइस हैं उनकी कीमत ज़्यादा है, मैं वो आपको सिर्फ 50 kg ही दूंगा या 60 kg ही दूंगा। उसने बोला क्यों, मेरे वीट की प्राइस ज़्यादा है, मैं भी आपको फिर 50 kg दूंगा। तो वहाँ पर क्या हो गया, आप मेज़र नहीं कर सकते, दोनों की मेज़र ऑफ वैल्यू नहीं की जा सकती। लेकिन अगर यहीं पर पैसे होते हैं तो दोनों की कीमत हम एक कॉमन मेज़र कर सकते हैं, दोनों की कीमत हम मनी में मेज़र कर सकते हैं कि भाई मैं अपनी चीज इतने रुपए में दूंगा, आप अपनी चीज इतने रुपए में दीजिए। तो दोनों की एक कॉमन मेजरमेंट है मनी। लेकिन डबल कोइंसिडेंस ऑफ बार्टर सिस्टम में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पर आप मेजर कॉमन मेजर नहीं कर सकते। सेकंड लिमिटेशन आ गई। थर्ड लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी पैसे होने पर ही की जा सकती है। जैसे मैंने बोला कि मैं आज आपका काम कर देता हूँ, आप मुझे 2 महीने बाद पैसे दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये बार्टर सिस्टम में नहीं होता। बार्टर सिस्टम में मान लेते हैं जैसे उसने बोला कि आप मुझे आप अपने वीट दे दीजिए, आज मैं राइस आपको अगले सीजन में दे दूंगा। उसने कहा कि अगले सीजन की क्या गारंटी है, क्या पता अगले सीजन बारिश ही ना हो, आपकी फसल खराब हो जाए या ये क्वालिटी ना मिले, और क्या पता अगले सीजन इसकी कुछ वैल्यू ना बचे, यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही राइस ग्रो कर लें।
तो वहां पर लोग डिसएग्री कर जाते हैं फ्यूचर पेमेंट्स के लिए या क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए। आज जो है, आज की डेट में कीमत आकी जा सकती है, ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, लेकिन फ्यूचर की डेट में नहीं की जा सकती। तो ये बार्टर सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी थी। चलते हैं फोर्थ लिमिटेशन की तरफ, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि आप उसकी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। जैसा किसी ने सोचा कि अगर मैं राइस लेके रख लेता हूँ और मैं इसको स्टोर करता रहता हूँ और आने वाले टाइम में मैं इसको बेच के रिच बन जाऊंगा या मेरे पास अच्छी खासी वेल्थ हो जाएगी, तो वहां पर स्टोर ऑफ वैल्यू बार्टर सिस्टम में नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी कमोडिटी की एक सर्टेन लाइफ होती है। उतनी लाइफ के बाद वो चीज़ खराब होने लगती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, पेरिशेबल होती हैं। कुछ समय बाद वो खराब हो जाएगी, तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। उसको कुछ दिनों के अंदर, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ के अंदर आप उसको यूज कर लें और उसका कंजप्शन कर लें। तो यहाँ पर मैंने समझा दिया आपको बार्टर सिस्टम क्या है और उसमें कमियां क्या थी। इन्हीं कमी की वजह से बनाया गया मनी। मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मनी क्या होता है। मनी की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको एक्सेप्ट किया जाए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप कुछ सामान का लेन देन कर रहे हैं तो उसके बदले मनी को एक्सेप्ट करें, या कुछ भी ऐसी चीज जिसको एक्सेप्ट करे और हर कोई करे, ठीक है। और उसके अंदर मेजर ऑफ वैल्यू हो, जो इसकी कमियां थी वो इसकी प्रॉपर्टीज बन जाए। मेजर ऑफ वैल्यू हो, स्टोर ऑफ वैल्यू हो एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो। अगर कोई भी ऐसी चीज जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल की जाए और उसके अंदर ये तीनों चारों प्रॉपर्टीज हो, तो वो चीज क्या कहला देती है, हमारी मनी, ठीक है। तो जो कमियां थी हमारी बार्टर सिस्टम में, वो कमी किसने दूर कर दी, मनी ने। तो यही इसकी डेफिनेशन बन गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस, तो यह है इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कि मनी सप्लाई क्या होते हैं एंड उसके मेजर्स क्या हैं। मनी सप्लाई का मतलब होता है, मनी सप्लाई का मतलब ये मत समझिएगा सप्लाई टर्म को सुन के कि टोटल इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी होगी, नहीं, ये फ्लो कंसेप्ट नहीं है, ये स्टॉक कंसेप्ट है। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इकोनॉमी में लोग रह रहे हैं उनके पास करेंसी और कॉइन की टोटल वॉल्यूम कितनी है, उसी को बोला जाता है मनी सप्लाई। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, सप्लाई, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बोला कि 20 जून 2020 को इंडियन इकोनॉमी में लोगों के पास टोटल मनी की वॉल्यूम इतनी है, या किसी भी इकोनॉमी की बात करें अगर हम इन एन इकोनॉमी, तो वो होती है हमारी मनी सप्लाई। मनी सप्लाई पहले एक छोटा सा कंसेप्ट था, सिर्फ यही चीज को देख के हम मनी सप्लाई को मेजर कर लेते थे, लेकिन अब 1977 के बाद मनी सप्लाई की जो मेजर्स हैं वो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। तो 4 मेजर्स में 4 तरीके से मेजर किया जाता है मनी सप्लाई। तो एक होता है M1, M1 में सारे जो लोगों के पास करेंसी एंड कॉइन है, करेंसी का मतलब होता है नोट और कॉइन का मतलब सिक्के। लोगों के पास करेंसी एंड कॉइन्स कितना है, डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक्स आप लोग जानते हैं, जो नॉर्मल बैंक्स आप लोगों के लिए काम करते हैं, उनके पास डिमांड डिपॉजिट कितना है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो सेविंग अकाउंट में आप पैसा जमा करने जाते हैं, जब आप डिमांड करेंगे तो बैंक आपको लौटा देगा। एक होता है नेट टाइम डिपॉजिट, वो होता है आप एक फिक्स टाइम के लिए जब पैसा जमा कर देते हैं, उससे पहले आप पैसे को नहीं छेड़ सकते, ठीक है। तो 2 तरह की डिपॉजिट होती है, एक नेट टाइम डिपॉजिट होती है और एक डिमांड डिपॉजिट होती है। तो इसमें हम लेंगे डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। जो और दूसरे तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे फॉरेन बैंक्स के या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के जो पैसे होते हैं RBI में, उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली M1 में वो लिया गया है जो तुरंत एज अ मनी या एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप जल्दी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो M2 में क्या आएगा, M1 के सारे मेजर्स आएंगे प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाते खोले जा सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो जितने उसके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े वो भी इंक्लूड किया जाता है M2 में। फिर M3 में M1 की सारी चीजें ये नहीं आएगा, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M1 के सारे कंपोनेंट्स आएंगे प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक होता है
डिमांड डिपॉजिट, एक होता है नेट टाइम डिपॉजिट। तो M3 में हमारा नेट टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा, जो एक फिक्स टाइम के लिए आप पैसा बैंक में जमा करते हैं, वो होते हैं हमारे नेट टाइम डिपॉजिट्स। फिर आता है हमारा M4। M4 में होता है M3 के सारे कंपोनेंट्स प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। और पोस्ट ऑफिस बैंक में जितने भी पैसे हैं, जितने भी पैसे जमा करे गए हैं, वो सारे पैसे अगर हम ले लें और प्लस M3 के कंपोनेंट, ये आ जाता है हमारा M4 में। यहीं पे हो जाता है ये हमारा छोटा सा इजी सा बहुत आसान सा चैप्टर खत्म। लेकिन छोटा और आसान होने का मतलब ये नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आता, इससे क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है वो है लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज। 2 या 3 तो टॉपिक हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट मान के चलिए, पढ़ सब कुछ लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं 2 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बन सकते हैं वो क्या है, एक तो लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, दूसरा मनी सप्लाई की डेफिनेशन एंड इसके मेजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज और सेकंड क्वेश्चन मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और जो कटा होगा मैं उसकी एक पिक लगा देता हूँ कि इस चैप्टर में से क्या कटा है, तो आप वो मत पढ़िएगा। और ये मुझे लगता है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।